वाह ये दो शर्मा। हाँ, बट बोलते ना कि म्यूजिक का कोई लैंग्वेज नहीं होता है। और रियलिटी शो जो लोग देखते हैं या जो करते हैं, आप लोगों को शायद बाहर से लगता है कि ये बहुत इजी होते हैं। एक चीज में पहुंचना और उसको मेंटेन करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। गुस्सा हो बट अंदर ही अंदर आप गुस्सा हो ज्यादा, उस वो जो सोच है, वो सोच को लेकर मैं गाना गाना या परफॉर्म करना। एक बात हमारे गुरुजी भी कहते थे कि खुद के बारे में सोचोगे तो आप ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, आपके थ्रू से किसी का भला हो वो भी होना चाहिए। चाइना इंडिया हमेशा गूगल ट्रांसलेट हाथ में लेकर घूमना पड़ता था ऐसा ऐसा करके। हेलो एंड वेलकम टू द पीजी शो। दोस्तों, मैं हूं प्रशिजी गुप्ता AKA पीजी, ऑथर, हिप्नो NLP कोच एंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। आज हमारे द पीजी शो में एक ऐसे गेस्ट आए हुए हैं जो सारेगामापा और सुपर सिंगर के फाइनलिस्ट हैं। जजेस लाइक सोनू निगम, कुमार शानू ने उनकी आवाज की बहुत तारीफ की और उन्होंने अपनी आवाज से, अपनी गायकी से करीबन 20-25 सालों से देश विदेश में लोगों को हील किया है और एंटरटेन किया है। तो देर ना करते हुए हम बुला लेते हैं हमारे द पीजी शो में अभिषेक सिन्हा चौधरी को। नमस्कार। वेलकम अभिषेक। हाय पीजी, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ऑसम, हाउ यू डूइंग? फाइन फाइन, ऑल गुड। बहुत अच्छा लगा कि आप अपना अनमोल समय निकाल के यहाँ आए हमारे शो में। आई एम रियली ग्लैड। इस पीजी शो तो आना ही पड़ेगा। सो नाइस ऑफ यू। ओके, सो अभिषेक, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और बहुत ऊंचाइयों को छुआ भी है, राइट, है ना? सो आखिरकार देखिए, जीवन में ना हर आदमी देखा जाए तो या तो एक्टर बनना चाहता है, ठीक है, या वो सिंगर बनना चाहता है। इच्छाएं सबके मन में होती है, करेक्ट। लेकिन ज्यादातर लोग इंजीनियर, डॉक्टर या नौकरी उसी लाइन में चले जाते हैं और कुछ ही प्रतिशत लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आ पाते हैं, राइट? और खासकर बंगाली फैमिली में तो हमने देखा है कि भाई कल्चर जो है बचपन से सिखाया जाता है, राइट? तो हम ये जानना चाहेंगे अभिषेक कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई, ताकि इस सवाल से बहुत सारे जो एस्पायरिंग सिंगर है, जो सिंगर बनना चाहते हैं, उनको एक राह मिलेगी कि हाँ भाई शुरुआत, तो पहला कदम कैसे होता है, पहला शो कैसे मिला आपको, हाउ इट हैपेंड? शुरू करने से पहले मुझे बहुत मतलब शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। ओके। सिंगर बनना या आर्टिस्ट बनना, सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाले की, भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है। एक तो ये बात है। ओके। आर्टिस्ट जो होते हैं वो मतलब जो मुझे लगता है वो एक आशीर्वाद लेके वो जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं कि आ गया चलो आर्टिस्ट बन गया, ऐसा होते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं छोटा था उस टाइम मतलब उस समय में मुझे ये मालूम नहीं था कि बड़ा होकर मैं आर्टिस्ट ही बनूंगा या तो सिंगर ही बनूंगा, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फुल्ली एकेडमिक ओरिएंटेड फैमिली। मेरे जितने सारे मेरे पापा टीचर थे, ओके, मेरे ताऊ जी प्रोफेसर्स थे। ओके। तो ऐसे ही मेरा जो फैमिली है उसमें टीचर्स, प्रोफेसर्स, एकेडमिक प्रोफेशनल्स में लोग ज़्यादा थे। हाँ, ठीक है, ओके। इसीलिए छोटे उम्र में मतलब हायर एजुकेशन में हम लोगों में ज़्यादा प्रायोरिटी था, हाँ, फोकस था उसमें। तो बट हाँ, मेरे जो पापा थे, पापा छोटे मतलब मैं एकदम जब से छोटा था, मैं तब से पापा के पास मैं बैठता था। पापा गाना गाते थे और बहुत अच्छे गाना गाते, बहुत अच्छे सिंगर थे। कभी भी सिंगिंग को प्रोफेशन में नहीं लिए थे, बट मैं हर एक दिन मतलब हर एक दिन ऐसे कोई भी एक दिन गैप गया ऐसा कुछ, हर दिन पापा अपने हारमोनियम को लेकर बैठते थे, गाना गाते थे और मैं पास में बैठा रहता था। उस टाइम में ना मैं शायद ही 3-4 साल, ऐसे 5 साल हार्डली मैं मतलब तब से मैं सुन रहा हूँ, जब से मैं बात भी नहीं कर पाता था ठीक से। तो तब से मैं पापा के पास बैठ के पापा जो जो गाना गाते थे मैं सुनता था, गाने का कोशिश करता था। ये मेरे अंदर में वो चीज़ आ रहा था। ओके। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, मेरा पहला गुरु मेरे पापा ही थे। पापा के पास ही मैंने फर्स्ट सारेगामापा या जो बेसिक जो है वो पापा के पास ही मैंने सीखा था, लाइट म्यूज़िक, गाना गाना थोड़ा बहुत। उसके बाद पापा ने मुझे क्लासिकल सिंगिंग में दे दिया ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जो प्रॉपर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो सिंगर्स बनना चाहते हैं, गाना
प्रॉपरली सीखना और क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक जो है ना हम लोग जो बोलते हैं, तो वो सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा जो गुरुजी थे पंडित राजेंद्र प्रसाद हजारी जी, एक्चुअली आई बिलोंग्स टू मुर्शिदाबाद। मेरा जो घर है जहाँ पे मुर्शिदाबाद जियागंज में मेरा घर। अच्छा, जहाँ अरिजीत सिंह, हाँ, राइट। अरे वाह, अरिजीत सिंह एंड मी, हम दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं और हम दोनों के गुरुजी भी सेम है। अरे वाह, ओके। दोनों ही एक साथ गुरुजी के पास हम लोग गाना सीखे। तो उस टाइम में ना जब हम लोग सीखते थे, कंटिन्यू 10-12 साल में क्लासिकल रिवाज में ही एकदम उसी टाइम में थे। और उस टाइम में ना हम लोगों का वो मना था कि बाहर में जाके स्टेज शोज करना, गाना गाना, ये चीज़ मना था। ओके। क्योंकि हम लोग नारा बांधा बोलते हैं, गुरुजी के पास जो नारा बांधते हैं ना, शिष्य उस टाइम में ना अपना गुरु और शिष्य का जो सिस्टम था वो क्या बोलते हैं, एकदम आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री में जाओगे तो आप गुरु शिष्यों का वो चीज़ देख पाओगे, गुरुकुल जो बोलते थे। तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे सीखते थे। ओके। ऐसे नहीं कि क्लास आए, 1 घंटा गाना गाए चले गए, ऐसा नहीं। वो टाइम जोन देख के पकड़ के गाना गाना, ऐसा नहीं। एकदम गुरुकुल जैसे हम लोग गुरुजी के पास गाना सीखे। और हमारे जो गुरुजी थे वो तो सिर्फ गुरु नहीं थे, वो मतलब हमारे लिए भगवान जैसे थे बिल्कुल। तो सीखते सीखते फिर साथ ही साथ मेरा एकेडमिक भी चल रहा था। हाई सेकेंडरी में वहाँ से मेरा अच्छा रिजल्ट हुआ। फिर उसके बाद मैं कलकत्ता आया। ओके। कलकत्ता में ग्रेजुएशन एंड मास्टर डिग्री मैंने किया सोशियोलॉजी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। ओह, ओके। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई मतलब बहुत ही टफ उस टाइम में था, बाप रे। और हॉस्टल में रह के हम लोग को पढ़ाई करना पड़ता। अच्छा, ओके। हाँ, उस टाइम में मैं हॉस्टल में था, तो पढ़ाई भी चल रहा था, साथ साथ में गाना भी हो रहा था। ये दोनों साथ में बैलेंस करके हम लोग मतलब कर रहा था। फिर आया एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, मतलब टर्निंग मोमेंट आया मेरी लाइफ में, जब मैं मास्टर्स जस्ट कंप्लीट किया हूँ, एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हुआ। उस टाइम में पापा का तबीयत ख़राब हुआ। ओके। और पैनक्रेटिक कैंसर डायग्नोस हुआ उस टाइम। उसके बाद तब वो 5-6 महीना जो गुजरा हम लोग के फैमिली में, पापा को लेकर हम लोग वेलोर गए, ट्रीटमेंट की। और आपको पता ही है कि और उस टाइम में कैंसर ट्रीटमेंट मतलब उस समय तो लोग सोच नहीं सकते, राइट। पानी की तरह पैसा चला गया, मतलब एकदम ज़ीरो पे आ गए ऑलमोस्ट हम लोग, मतलब ऐसे ही हो गया। फिर भी पापा को बचा नहीं पाया। तो 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट पापा गुजर गए। तो अभी वो जो टाइम था ना जी, वो टाइम मैं बोलो या तो मेरे फैमिली के ऊपर जो गुजरा है, वो भगवान ना करे किसी के फैमिली में ऐसा कुछ हो। मैं ट्यूशन्स करता था उस टाइम में। Okay. गाना ऑलमोस्ट मेरे से चला गया था, क्योंकि 6-7 महीने में मैं एक सा भी नहीं लगाया था। डॉक्टर हॉस्पिटल यही मेरा काम था वो 6-7 महीने में। तो गाना ऑलमोस्ट मैं भूल ही गया था। और पापा जाने के बाद लगा था कि आप सोच सकते हो कि उस टाइम मेरा कितना उम्र था, 21-22 साल ऐसा कुछ। मेंटल स्टेटस भी बहुत ज़्यादा। मेरा छोटा भाई है और उस टाइम में वो पढ़ाई कर रहा था। वो एक तरफ फैमिली का प्रेशर, भाई का पढ़ाई, ये सब कुछ, तो मेरा करियर, मतलब वो सब ऑलमोस्ट सारे सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया। ओके। तो क्योंकि मैं मास्टर्स कंप्लीट किया था उस टाइम में, मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मैंने ट्यूशन्स करना शुरू किया। ओके। तो मैं ट्यूशन्स करने लगा। पैसा तो एकदम ही मतलब कुछ था ही नहीं, ज़ीरो हो गए थे हम लोग। फिर टीवी में देखा कि सारेगामापा का ऑडिशंस आ रहा है। ओके। और सबसे बड़ी बात है, मेरे फैमिली में पहले कहा कि सारे लोग एकेडमिक में थे, बट मेरे पापा को ना, पापा का बहुत मन था कि मैं म्यूज़िक में रहूं, म्यूज़िक को लेकर आगे बढ़ूं। वो इतने अच्छे गाना गाते, कभी भी म्यूज़िक का प्रोफेशन नहीं ले पाए, बट वो चाहते थे कि मैं म्यूज़िक को लेकर एटलीस्ट रहूं। बट तो मेरी मम्मी मुझे कहा कि बेटा देखो, पापा का ये बहुत मन था कि तुम
म्यूज़िक को लेकर कुछ करो, तो सारेगामापा का ऑडिशंस आ रहा है, तो अगर हो सके तो तुम जाओ। ओके। ये तुम्हारे पापा का मन था। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मैं 6-7 महीने से मैं गाने का गा नहीं, मैं कुछ ये कि मैं कुछ सा भी नहीं लगाया, ना रिवाज ना कुछ, मैं गा ही नहीं पाऊँगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मम्मी ने कहा नहीं तुम करो और एक बार गुरुजी से पूछ लो तुम, क्योंकि बाहर में हम लोग का, मैंने पहले कहा कि गाना कभी उतना किया आगे नहीं नहीं इसके था। पहले, राइट। तो फिर मैं गुरुजी का आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा तुम करो, तुम जाओ। और उस टाइम में रियलिटी शोज़, मतलब आप सोच सकते हो रंजीत के, मतलब ये इतना इजी नहीं था। मतलब लोग कहाँ से आते थे, बहुत लंबी लंबा की लाइन पड़ता था। राइट। राइट। रियलिटी शोज़ में वो जो, और एकदम शुरुआत में सारेगामापा का शुरुआत में वो था, बहुत क्रेज़ था सारेगामापा का। मतलब रात से लोग लाइन देना वहाँ पे शुरू करता था। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो देखता हूँ अगर कुछ होता है तो। यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अभी मेरी जो मिसेस है, मेरी जो वाइफ है, उस टाइम में मेरी दोस्त हुआ करती थी। ओके। या शी वाज माय फ्रेंड। और वो टाइम ना, उसने मुझे मतलब बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया, मतलब मेंटली तो बहुत सपोर्ट किया। और ये जो लाइन का बात मैं जो कर रहा हूँ, वो मेरे लिए ना रात से जाके वहाँ पे मेरे लिए लाइन दी थी। ओके। क्योंकि वो मेरा हालत तो जानती थी ना कि क्या कैसे क्या सिचुएशन से गुजर रहे हो। मुझे बोला कि आप रहो, आप घर से आराम से आओ, मैं हूँ आपके लिए। तो वो रात में वहाँ पे लाइन दी थी। फिर सुबह में मैं गया जाके लाइन वगैरह जो भी है, तो वो करते ऑडिशंस हुआ वहाँ पे। वहाँ से सिलेक्ट होके कलकत्ता से ग्रैंड ऑडिशन हुआ। ग्रैंड ऑडिशन में आया, वहाँ पे सिलेक्ट हुआ। फिर वहाँ से टीवी में एपिसोड्स होना शुरू हो गया। मैं फाइनलिस्ट हुआ सारेगामापा पे। उसके बाद से मेरा लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं कि आप सोच लिए कि आप आर्टिस्ट बन जाओगे और सिंगर बन जाओगे, रात हो जाएगा। नॉट दैट, ये इतना इजी नहीं है। और हर एक इंसान, जो लोग आगे बढ़ते हैं, या हम लोग, मतलब आप लोग जैसे देखते हो हम लोग कि इतना ग्लैमर में रहते हैं, स्टेज वगैरह सब कुछ, उसके पीछे जो कहानी होते हैं, ये बहुत बहुत टफ कहानी होते हैं। तो वो सिचुएशंस को जो झेल पाए और वो स्ट्रगल अगर आप कर पाए, तो भगवान वो ज़रूर देखते हैं और उनके ऊपर आप छोड़ दो, आप अपने कर्म करते जाओ, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। ग्रेट। सो मुझे एक बात बताइए अभिषेक कि सारेगामापा में आप रनर अप हुए थे, राइट? सेकंड रनर। हाँ, ओके। सो अब उसके बाद में फिर जो पहला शोज मिला, वो कैसे मिला? क्या टीवी वालों ने ला के दिया कि आपको खुद उसके लिए किसी ने अप्रोच किया, या आपने किसी को अप्रोच किया? वो सिलसिला कैसे हुआ? सारेगामापा उस टाइम में इतना फेमस था कि मैं जब वहाँ से आए हम लोग, जब उसके बाद से बहुत सारे इवेंट मैनेजर्स से लेकर ऑर्गेनाइजर्स हम लोग को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। क्योंकि एक साल हम लोग चैनल के कॉन्ट्रैक्ट में थे, अपने सारे डील चैनल से ही होते थे। ओके। तो चैनल के थ्रू ही हम लोगों का शोज़ वगैरह सब कुछ करना पड़ती थी। सारी चीज़, एक साल जितने सारे शोज़ किए हम लोग चैनल के थ्रू ही किए। ओके। और उसके दौरान जो अच्छा हुआ कि अच्छे इवेंट मैनेजर्स, अच्छे ऑर्गेनाइजर के साथ हम लोग का बहुत कनेक्शंस हो गया। ओके। मेरा बहुत अच्छा कनेक्शंस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं गया मुंबई में, बॉम्बे में। उस टाइम में चगदे बोल के एक कंपटीशन हो रहा था, जो गजेंद्र सिंह ने किया। गजेंद्र सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ सारेगामापा। तो उस टाइम में गजेंद्र सिंह का 4 शो चलता था, एक स्टार सुपर सिंगर, वॉइस ऑफ इंडिया, चकदे और जुनून। तो मैं चकदे में गया। ओके। वहाँ पे भी मैं फाइनलिस्ट हुआ। और मुंबई में फाइनलिस्ट होने के बाद मेरा कॉन्टेक्ट्स बोलो या लोगों को जानना पहचानना या जो भी बोलो, शोज़ वगैरह, उसका ओपनिंग और ज़्यादा बढ़ गया। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि आउट ऑफ इंडिया शोज़ आना शुरू हुआ। ओके। मुंबई के बाद तो ये एक बहुत बड़ा प्रोफाइल मैटर करता है बाहर में, आउट ऑफ इंडिया शोज़ के लिए। तो उसके बाद देश विदेश में शोज़ वगैरह, प्रोग्राम, कंसर्ट्स होना शुरू हो गया। राइट। बट एक ही बात है कि
क्योंकि बस 1 साल पहले ही पापा गुजर गए थे। अगर मेरा सिचुएशन वैसा ना होता तो मैं अगर उस टाइम में मुंबई में रह जाता, शायद और कुछ मैं बेटर कर सकता था लाइफ में। क्योंकि आपको अगर बड़ा बनना है ना मुंबई में, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे स्टे करके करना पड़ेगा। ये तो फिर नहीं होता। बट वी हैड टू केम बैक बिकॉज या क्योंकि फैमिली के लिए मुझे आना ही पड़ा कलकत्ता में, और मेरे सारे काम वगैरह कलकत्ता से ही मैं करता था उस टाइम। ओके। बट शोज होना चालू हो गया और ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया में शोज करना शुरू कर दिया। ओके। तो देखिए ये तो एक अच्छा हुआ कि एक जैसे देखा दोस्तों, अभिषेक ने किस प्रकार से बताया कि चैलेंजेस तो लाइफ में आते हैं, और अभिषेक के लाइफ में भी काफ़ी चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने उस समय उस चैलेंज से डरे नहीं और उन्होंने उसका सामना किया और एक्शन लिया। देखिए मेन है इंपॉर्टेंट एक्शन लेना। राइट। तो इन्होंने एक्शन लिया, और देखिए जब एक्शन लेके तैयार हुए तो इनकी गर्लफ्रेंड जो आज इनकी वाइफ है, उन्होंने सपोर्ट किया, और कई लोगों ने अपने आप कुदरत जो है ना किसी न किसी को भेज देती है आपकी हेल्प करने के लिए। फिर आपको मौका मिलने लगता है धीरे धीरे, और आप आगे की ओर बढ़ने लगते हो। ठीक। राइट। तो एक देखिए मैंने आपकी लाइफ को एक जर्नी देखा भी है और काफ़ी सुना है, तो अब मुझे बात बताइए कि डेली मर्रा में आप कैसा माइंडसेट रखते हो? क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि ऊंचाई पर पहुंचना हमने पढ़ा है कि वो आसान होता है, लेकिन उस ऊंचाई पर स्टे रहना वो थोड़ा सा मुश्किल का मामला होता है। तो एक आर्टिस्ट के लिए देखिए फेम मिलना, पैसे आना, जब फेम और पैसे आते हैं तो आदमी बहुत ईगोइस्टिक भी हो जाता है ना, बहुत घमंड आ जाता है उसमें कि मैं ही मैं हूँ, सर्वे सर्वा हो रही। लेकिन आप बहुत ही हम्बल हो और हमेशा जुड़े रहते हो ज़मीन से। तो ये चीज़ को आप कैसे मेंटेन करते हो? कैसा माइंडसेट आप रोज जब सुबह उठते हो तो आखिर क्या सोचते हो कि मुझे दिन कैसे स्पेंड करना है? ये एक बहुत अच्छी बात की आपने जीतू, कि सबसे बड़ी जो बात होता है ना कि खुद को पहचानना, खुद का जो काम है उसको समझना, और ये चीज़ हमेशा फील करना कि आप कुछ नहीं हो, आपको उन्होंने जो दिया है और आपके नसीब में जो है वही आपका होगा। बाकी आपका कर्म है जो आपको आगे लेके जाता है। तो कभी भी आप खुद को इतना बड़ा मत समझो कि आपने बहुत कुछ कर दिया, या 30 मार खां आप बहुत कुछ कर लिए। कुछ नहीं। आप अगर कुछ आप एक पहाड़ के सामने अगर आप खड़े हो जाओ ना, आपको खुद पता चलेगा आप कितने छोटे हो, आप कुछ नहीं हो। मतलब ये अगर किसी के अंदर ये चीज़ आ जाए, ये समझ जाए कि मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना सब कुछ, इतना कुछ तामझाम इतना चल रहा है, उसके सामने हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं। बस आपको जिसके लिए भेजा गया है आप वो करो, अपने आप को समझो, अपने काम को समझो और काम को करते जाओ। बाकी उनके ऊपर छोड़ दो। सिचुएशंस अगर आएगा उसको सामना करो, उसका सामना करो। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए सबसे बड़ी जो है आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। मतलब जो मैं करता हूँ। और आज के ज़माने में फिज़िकल प्रॉब्लम से ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स लोगों में ज़्यादा हो गया है। अगर आप देखोगे करेक्ट, लोगों में डिप्रेशंस वगैरह, और ये ज़्यादा आया है अपना टेक्नोलॉजी के बाद। मतलब फ़ोन इतने मतलब ह्यूमन के अंदर इतने ज़्यादा घुस गया है टेक्नोलॉजी कि वो उसका मतलब उसके दास हो गया है, उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। करेक्ट। जब तक ये चीज़ उतना था नहीं जीतू, तो तब तक सोसाइटी जो था ना बहुत सिंपल था, बहुत अच्छा था। जितने ज़्यादा ये फास्ट हो रहा है ना सोसाइटी, लोगों का दिमाग काम करना बंद कर जा रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना अभिषेक, आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो बेसिकली एक टूल है। ठीक है, जैसे हम नाइफ को किचन में यूज़ करते हैं, नाइफ के से हम खेलते हैं ना नाइफ से हम लिखते हैं, हम उसको प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, राइट? इसीलिए उसको सब्जी बना सकते हैं। ठीक। लेकिन अब इशू क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो भी उसी तरह ही है, एक टूल है। अब जो उसे जैसे आप हो, हम हैं, या ऐसे कई लोग हैं जो उसको केवल काम के वक्त ही यूज करते हैं, हर वक्त यूज नहीं करते हैं। करेक्ट। तो उन लोग के लिए देखो कि वो मेंटल स्टेटस उनका पूरा बैलेंस्ड है ना, वो अपने किताब भी पढ़ रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, वही तो आपको वो चीज़ समझना चाहिए। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैक्सिमम लोग जो है दोस्तों मोबाइल में इतना घुस गए कि उसके दास बन गए, एकदम उसके दास ही बन गए हैं बेसिकली, सर्वेंट हो गया उसका। और इसके लिए और आज इतने सारे ऐप वगैरह, आप पहले मानो कि बाजार जाते थे कुछ सब्जी खरीदने के लिए या कुछ भी करने के लिए, अभी ब्लिंकिट आने के बाद वो भी बंद हो गया है। लोग घर में जाके ऑर्डर दे रहा है तो घर में ही सर्विस मिल रहा है। मतलब फिजिकल एक्टिविटीज तो जीरो हो गया है। तो और अगर आपका फिजिकल एक्टिविटीज जीरो हो जाता है तो
आपका दिमाग भी ना काम करना मतलब धीरे धीरे बंद कर देता है, आप उसके अंदर ही घुस जाते हो, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब। और तो उसमें क्या हो जाता है कि आदमी का ये जो सोच है कि क्या करना चाहिए लाइफ में, और इसके लिए मेडिटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसीलिए कहा कि अपने आप को समझना, अपने काम को समझना, उसके ऊपर फोकस रहना, और उसको मतलब उसके ऊपर ध्यान देके उसको आगे ले जाना। ऐसा नहीं कि आप गाना गा रहे हो, पैसा इनकम कर रहे हो, पैसा लेके आ रहे हो, घर आ जा रहे हो, खुश हो जा रहा है, ऐसा नहीं। म्यूजिक जो आपको कुछ दे रहे हैं ना, तो आपका भी बनता है कि आप भी म्यूजिक को कुछ दो, कंटिन्यूस देते रहो। ऑब्वियसली राइट, करेक्ट, क्योंकि आपने सही बात कही अभिषेक, क्योंकि ऐसे कई सिंगर को देखा गया है जिन्होंने अपने फिजिकल के ऊपर या मेंटल के ऊपर काम नहीं किया, शोज तो मिले, पैसे भी कमाए, लेकिन फिर उन्होंने अपने शरीर को खराब कर लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूजिंग में चले गए या अल्कोहल में चले गए, तो पैसे उड़ा भी दिए उसमें। हाँ, पैसे भी खत्म हो गए, तो वो फाइनेंशियली भी वीक हो गए और शारीरिक भी वीक हो गए। ऐसे कई कहानियां हैं हमारे आसपास, बहुत सारे कहानियां है ना। कई म्यूजिशियंस को भी मैंने देखा है कि अच्छे शोज कर रहे हैं लेकिन इतना ज्यादा नशे में खो गए हैं कि करियर खत्म कर दिया है। कई अच्छे अच्छे फ्लूटिस्ट ने खत्म कर दिया है, कई सिंगर्स ने खत्म कर दिया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिंगिंग कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, बहुत ज्यादा गलत राह पे मत जाइए। क्योंकि देखिए अंत में जो चीज आपको आज अच्छी लग रही है या जो चीज आपको आशीर्वाद बनी हुई है, वही श्राप भी बन सकती है अगर आपने उसका मिसयूज किया तो। ठीक। मैं एक चीज और बताइए कि फिर आप सुपर सिंगर में भी गए, वहां विनर बने आप, राइट। तो सुपर सिंगर का सिलसिला अचानक से, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक एस्टैब्लिश्ड सिंगर थे। करेक्ट। उसके बाद फिर से कंपटीशन में जाने का विचार क्यों आया? देखो, सारेगामापा जब मैं किया था तो बहुत साल हो गया सारेगामापा में मेरा, वो शायद आपने 2007 में किया था। हाँ, फिर 2010 में मैं उसमें चक दे इंडिया किया। तो वो बहुत सालों के बाद हो गया था। अभी शोज वगैरह ये तो चल ही रहा था मेरा, बट अपने प्रोफाइल को आप कर लेके नहीं है ना, फिर से मुझे फेस वैल्यू जो टीवी चैनल्स का था वो ज़रूरी था। ओके। तो अभी जब मैं ऑडिशन दिया तो वहाँ पे देखा कि मेरे से एकदम बिल्कुल आधे उम्र के लड़के लड़की लोग सब वहाँ पे है। तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग डर के मारे ये तो आइदर क्विट कर जाते हैं, वो तो छोड़ दो। क्योंकि आप देखो ना, कंफर्टेबल फील नहीं करते। हाँ, क्योंकि ये तो एक टाइप का रिस्क है। अगर मैं वहाँ पे 1-2 एपिसोड के बाद आउट हो जाता तो मेरा जो प्रोफाइल ऑलरेडी था तो उसमें और मैं गिर जाता। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो मैंने एक रिस्क ले लिया, बहुत बड़ा रिस्क है। और बहुत सारे लोग मुझे ये बोला भी था कि अभिषेक आप तो ऑलरेडी काम कर रहे हो अच्छे, तो आप क्यों फिर से रियलिटी शो में जा रहे हो? तो बट मेरे अंदर वो चीज़ था जीतू के आपको अगर छलांग लगाना होगा ना तो आपको 2 कदम पीछे आना पड़ता है। तो वो चीज़ मैंने किया। 1 साल जितने दिन मैं सुपर सिंगर में था, स्टार में, तो शोज वगैरह सब कुछ तो बंद था, सब कुछ बंद हो गया था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में थे हम। हाँ, राइट, कि आप कोई इवेंट नहीं कर सकते कहीं जा नहीं सकते। बहुत मेरे दोस्त लोग भी कहा कि 1 साल आप कोई काम नहीं करोगे, इनकम नहीं करोगे, फिर अगर आप आउट हो जाओगे तो क्या होगा अभिषेक, ये तो फिर उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ भी मेरे दिमाग में चल रहा था। बट वही छलांग वाला जो बात है कि नहीं, मुझे 2 कदम पीछे जाके फिर मुझे छलांग लगाना पड़ेगा, वो रिस्क मैंने लिया। ओके। और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मेरा जो लेसन है, मेरा जो मैंने जो सीखा है गाना, उसके ऊपर मेरा भरोसा था कि हाँ, आपकी तालीम के ऊपर, हाँ, मेरे तालीम के ऊपर भरोसा, जो रेगुलरली आप जो प्रैक्टिस कर रहे थे, शोज कर रहे थे, तो आपने अपने स्किल के ऊपर भरोसा किया। बेसिकली मैंने स्किल को भरोसा किया। और सेकंड ऑफ ऑल, सुपर सिंगर में जिस टाइम में मैं था 2022 में, उसमें जो 3 जज थे ना, वो तीनों ही मेरे बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट जज थे। ओके। कुमार शानुदा, सोनू निगम जी और कौशिकी चक्रवर्ती। तो वो भी एक और रीज़न था कि सुपर सिंगर में जाने के लिए। और ख़ास करके सोनू निगम जी थे वहाँ पे, शानुदा थे, तो और भी मन था कि नहीं, मैं एक बार तो उनके सामने मैं गाना गाऊंगा, परफॉर्म करना ही है। और रियलिटी शो जो लोग देखते हैं या जो करते हैं, आप लोगों को शायद बाहर से लगता है कि ये बहुत इजी होते हैं, बहुत ये तो गाना ही गाना है, क्या है। तो वो एक्चुअली होता नहीं है। जब आप वहाँ पे खड़े होंगे ना, जब तीनों लेजेंड जब वहाँ पे बैठे रहेंगे, जब लाइट आपके ऊपर पड़ेगा, जब पूरा ऑडियंस के ये आपके ऊपर रहेगा, तो वो जो सिचुएशंस रहता है ना, प्रेशर अलग होता है, वो मेंटल प्रेशर बहुत अलग होता है। और उसमें वो मेंटल प्रेशर को लेकर आपको मतलब 100 क्या 200% देना, परफॉर्म करना, वो इतना इजी नहीं है। तो उस समय अभिषेक, जैसे आपके वो जो मेंटल प्रेशर पड़ता है, राइट, एक सिंगर के ऊपर, आपके ऊपर, हम आपकी बात करेंगे, तो उस समय आप क्या करते हो मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, इमोशनली बैलेंस करने के लिए?
वही मैंने कि जब प्रेशर बहुत है और मैं अभी मुझे गाना गाना है, सपोज अब आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, ये तो ऑटोमेटिक मोड पर होता है ना, कि जब आपके फेवरेट जज सामने हो और आपको इसका भी Best. प्रेशर हो कि आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल सिंगर हो, हाँ आप ऑलरेडी पैसे बना रहे हो और अब आपने लीव ले लिया है और आप एक रिस्क लेकर भी आप आए हो, राइट। करेक्ट। और आपसे अभी लेटेस्ट बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं वो जो बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड भी हैं, राइट। ठीक है, तो हर चीज़ मायने रखती है, वो सामने खड़े हैं, राइट। तो उस समय आप क्या करते हो, मतलब जस्ट आपको जाना है गाना गाने के लिए, या उसके पहले का जो 15-20 मिनट जो बॉडी जो शिवर करती है या नर्वस फील होता है उस समय आपने क्या किया ताकि आप उसको बैलेंस कर सको? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। एक तो बोलता हूँ कि अपने दिमाग को जो है, क्योंकि मैं मेडिटेशंस करता था बोल के वो चीज़ मैं अपने माइंड को थोड़ा बहुत वहाँ पे बैठ के ही अंदर से मैं कंट्रोल करता था कि नहीं, टेंशन नहीं लेना है, अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। और अपने मन अगर आप तैयार हो जाओ ना कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, ये चीज़ अपने मन को बोलो, सब ठीक है, कुछ नहीं। तो ये अगर बोलोगे तो आपका जो टेंशन है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। बट ये भी सही बात है कि आप कुछ भी करो, जब आएगा स्टेज लाइट, ये कैमरा एक्शन स्टार्ट, तो ये जब होता है ना वो नेचुरली होता है, वो नेचुरली आपके अंदर आ ही जाता है या तो हाँ। वो अंदर आप मतलब आ ही जाता था। आपका गला भी सूखता था, इसलिए मैं पानी ज़्यादा पीता था उस टाइम। बट जब परफॉर्मेंस के टाइम आता था, जब वो एकदम रोल कैमरा एक्शन स्टार्ट, उससे पहले लंबा सांस लेकर कुछ नहीं, अपना गुरुजी को, पापा को मैं याद करके मैं गाना शुरू करता। ये बड़ी प्यारी बात बताई आपने। देखिए दोस्तों, मैं भी इसीलिए हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेडिटेशन से जो शक्तियाँ आती हैं वो एक दिन में जागृत नहीं होती। जैसे अभिषेक भी रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इसीलिए उस टफ सिचुएशन पे भी उन्होंने अपने आप को कंपोज रखा, काम रखा और इसलिए अच्छा परफॉर्म कर पाए और फिर विनर बन पाए। देखिए पीछे कितना बड़ा फाइनलिस्ट था एक्चुअली। सो आप उसमें जो कितना बड़ा रिस्क था कि एक करियर ऑलरेडी चल रहा है, उसके बाद फिर से कंपटीशन का पार्ट बनना, और जब पार्ट बन रहे हो तो आप एक साल आपने ऑफ भी लिया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाई एक साल घर कैसे चलेगा, उसके बाद कुछ हुआ तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, राइट। क्योंकि यही एक करियर है जो आप कर रहे थे, कोई और करियर था नहीं कि स्विच कर सकते तो तुरंत, राइट। एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे अभिषेक, जो मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे कि आप कोविड के वक्त में घर में आपने बहुत फिजिकल एक्टिविटी बहुत की है, है ना, जहाँ पर लोग खा पी के बहुत मोटे हो गए कोविड में, क्योंकि लोगों को बहुत मौका मिल गया, घर बैठे बैठे हर वक्त चाय बनाओ, खाना बनाओ, तो लोग दिन भर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी हुए हैं। कोविड में कुछ परसेंटेज लोग जो हैं उन्होंने अपने टैलेंट का यूज़ किया है या उन्होंने उस समय को प्रॉपर यूज़ किया है। सो आई हैव सीन यू आर वन ऑफ देम। तो मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे फेसबुक पे, तब से मेरा मन था कि मैं आपको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, मौका ही नहीं मिला, इतने बिजी रहते हो, हाथ ही नहीं आते हो ठीक है, आप इतना अब्रॉड शोज करते रहते हो। तो आप मुझे वो बताइए कि उस समय आपके मेंटल में क्या हुआ कि अचानक से आप घर पे आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी शुरू की, आप घर पे एक्सरसाइज करने लगे और आपने बहुत सा फिगर भी तैयार किया उस समय, फिजिक जो है आपने उस समय तैयार किया। तो उस समय क्या माइंडसेट था या क्या अचानक से जोश आया, किसी से इंस्पायर हुए या आपको लगा कि नहीं मुझे मुझ पर ध्यान देना है, और आपने जिम के बारे में नहीं सोचा? क्योंकि देखिए मैक्सिमम लोग जिम तो बंद ही था उस टाइम में, वो तो मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम लोग फिटनेस के बारे में क्या सोचते हैं कि मुझे जिम जाना है, मेंबरशिप लेना है, जिम में जाकर ही लोग फिट होते हैं लोग ही सोचते हैं, राइट। लेकिन आपने घर पर ही सब चीजें कर ली, तो वो कैसे सोचा कि भाई मैं घर पे ही फिट होऊंगा और इस पर काम करूंगा? इसका इंस्पिरेशन बोलो या क्रेडिट जो भी बोलो, मैं अपना मिसेस को देना चाहूँगा, क्योंकि शी इज़ इनटू हेल्थ प्रोफेशन। ओके। और मैं मेरी मिसेस जो है वो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सिस्टर इंचार्ज है। ओह ओके। या तो उस टाइम में ना मैंने देखा था कि कैसे डॉक्टर्स और नर्स जो लोग थे वो एकदम सामने से फाइट किए थे। जैसे बॉर्डर में अपने आर्मी डिफेंस के जो हमारे भाई होते हैं वो लोग जैसे अपने अंदर में गोली खा के अपने देश को रक्षा करते हैं, वैसे ही डॉक्टर और नर्स ने उस टाइम अपने जीवन का मतलब कुछ भी ना सोच के लोगों की सेवा की, एक तो लोगों की सेवा और फाइट किए थे। तो मेरी मिसेस मतलब कोविड के पहले से ही वो हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर हमेशा ये फोकस और अभी भी वो है। वो मैराथन, रनिंग, एक्सपीडिशंस, माउंटेनियरिंग, फिजिकल एक्सरसाइज कंटिन्यू करती है।
हाँ, बीच में मेरा ऐसा हो गया था कि मैं नहीं कर रहा हूँ, बट वो मुझे इंस्पायर कर रही है कि नहीं आप करो, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके काम में आप फोकस नहीं हो पाओगे, आप करो। ओके। तो वो जो टाइम था, उस टाइम में उसके लिए मैंने वो देख के मैंने ठीक सोचा कि नहीं, अभी ये जो सिचुएशन चल रहा है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना। ओके। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक ही चीज़ है, वो एक्सरसाइज। लोगों के अंदर ऐसा हालत हो गया था कोविड के टाइम में, आप सब देखे कितने लोग मारे गए, कितने लोग क्या हुआ। इनफैक्ट मुझे भी कोविड हुआ था, बट क्योंकि मैं एक्सरसाइज में था, मेरा वो चीज़ पता ही नहीं चला था। असर नहीं किया, बिल्कुल कुछ भी असर नहीं किया। तो और उस टाइम में और तो बाकी कुछ काम था नहीं, और बाहर में जाना या जो भी था, तो घर में रह के ऐसा कुछ करो जो आपके और आपके फैमिली में वो चीज़ काम आए। तो वो चीज़ को लेकर मैं फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू किया, और वो अच्छा हुआ। वो अच्छा, उसके कई फायदे हुए, क्योंकि अब उसके बाद हम सुपर सिंगर में गए तो वहाँ हाँ राइट। और एक बात है, ये मजे की बात है, सुपर सिंगर में ना अपना जो एंकर थे वो है जीशु सेनगुप्ता हमारे एंकर थे। तो एक एपिसोड में बातों बातों में जीशुदा के साथ मेरा एक चैलेंज हो गया था, वो है मतलब समरसॉल्ट जिसको कहते हैं। ओके। जो फ्लिप होता है ना, एक ब्लैक फ्लिप होता है, हाँ रिवर्स फ्लिप, एक ब्लैक बैक फ्लिप। तो वो फ्रंट फ्लिप जो था, वो मुझे जीशुदा ने चैलेंज कर दिया कि अभिषेक आप इतने फीट हो, आप इतने हो, आप फ्रंट फ्लिप कर सकते हो क्या? जो अक्षय कुमार करते हैं ना, ऐसे जंप करके। अच्छा, ओके। तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं कर सकता। तो उसने सोचा होगा कि ऐसे ही फेंक दिया, मैंने ऐसे आता बोल दिया। अभी सारे जितने हमारे जज थे वो मुझे बहुत पसंद करते थे, तो मुझे बोला अभिषेक कम ऑन, आप दिखा दो जीशुदा को कि आप कर सकते हो। जीशुदा बोला हाँ करो क्या है, करो, अगर आप कर सकते हो तो मैं मान जाऊंगा कि आप एकदम बहुत अच्छे फिट हो। ठीक है, हाँ। अभी ये ना अचानक से हुआ, ये सारे लोगों को वो भी मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है सेट में। अभी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, जितने सारे लोग थे, पीसीआर में जो लोग बैठे थे, वो लोग भी चेयर अप कर रहे के हाँ चलो करो, देखते हैं अगर ये होता है तो क्या होता है कि चैनल को ना कुछ टीआरपी मिल जाती है। टीआरपी, हाँ ऐसे चीज जो होते हैं उसमें मिल जाती है। अलग कुछ हो नहीं चाहिए। अभी मैं तो बोल दिया कि मैं कर पाऊंगा। अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैं पहले फ्रंट फ्लिप करता था और मुझे मालूम था कि वो हो जाएगा, बट बहुत दिन से मैं ट्राई नहीं किया था क्यों। बट ठीक है, मैं फिजिकल एक्सरसाइज में था तो शायद मैं कर पाऊंगा, वो मेरे मन में था। तो मैंने अपना जैकेट वैकेट उतारा, वहाँ पे स्टेज में गया, दूसरा ने कहा चलो रेडी, रेडी 1 2 3। मैं सो के मतलब फ्रंट फ्लिप किया और फ्रंट फ्लिप हो गया। पूरा हॉल, पूरा सेट, डायरेक्टर वगैरह जजेस सब खड़े होके ताली दे रहा है। जीशुदा भी मतलब अब वो हैरान हो गया, हाँ वो भी अमेज्ड हो गया, वो भी तालियां देके। हाँ कि इतने एज हो गया और इस एज एग्जैक्टली इस एज में, हाँ 40s में आप फ्रंट फ्लिप कर रहे हो, ये मजाक, तो ये मजाक नहीं है। एग्जैक्टली। और मुझे भी अच्छा लगा कि चलो अरे हो गया। नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज था कि मैं कर पाऊंगा, वो आपके अंदर होना चाहिए। हाँ वो ऑफ कोर्स ही बात है, लेकिन आई कैन डू। अगर आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है तो कहीं ना कहीं मन में डाउट भी रहता है कि यार मैंने बोल तो दिया, और अब सबसे बड़ा प्रेशर बन जाता है। राइट, प्रेशर में, हाँ अगर आप नहीं कर पाते तो आप बिल्कुल वहाँ पे फ्लॉप हो जाते हैं, जो भी है। तो वो चीज कर लिया। अभी जीशुदा भी मुझे देख रहा है। मैंने बोला क्या जीशुदा, मैंने कहा था आपको? बोला हाँ अरे मान गए तुमको। बोला ठीक है अभी आप करके दिखाओ। बोला मैं भी कर सकता हूँ। अभी वो चीज वो भी जानते हैं कि वो कर नहीं पाएगा। फिर वो मजाक में किया, करने के लिए कोशिश किया, नहीं हुआ, वो गिर गया। मतलब ये चीज को लेकर बहुत एक फनी मोमेंट था। बट वो जो था, मैं वही बोल रहा था कि फिजिकल एक्सरसाइज इतना काम आता है कि आपको कहीं पे भी आप उस चीज का आप खुद महसूस कर पाओगे कि नहीं। मैंने वो चीज ऑब्जर्व की है आपके लाइफ में, आपके फेसबुक से मैंने जो स्टडी की, तो मैं देखा कि वो फिजिकल एक्सरसाइज के बाद जब आप सुपर सिंगर में गए, उसके बाद में आपके करियर में और हाइक हुआ, तो जिसमें मुझे लगता है कि आपके फिजिकल फिटनेस का बहुत बड़ा एक रोल है। जो अक्षय कुमार भी हमेशा कहते हैं कि भाई वो जो आज जो भी कुछ है वो फिजिकल फिटनेस की वजह से। ऑब्वियसली एंड वी आर परफॉर्मर, वी आर सिंगर परफॉर्मर। तो हम लोग जब स्टेज पे जाते हैं ना, आपको सिर्फ लोग आपके गाना सुनने को नहीं आते हैं, तो आपको देखने और सुनने के लिए आते हैं। वो लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो अच्छा आपको फीट रहना ही चाहिए ऑब्वियसली। तो ये चीज़ है, बहुत सारे चीज़ मैटर करता है कि अपने आप को मेंटेन और अपने आपने जो चीज़ कहा ना जीतू, कि
एक चीज़ में पहुंचना और उसको मेंटेन करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो ये मेंटेन का जो बात है ना, यही होता है आप जो करते हो डेली लाइफ में या अपने आप को जो चीज़ आगे लेके जाते हैं, वो है ये चीज़। ओके, तो इसमें एक बात बताइए कि जैसे जब आप परफॉर्म करते हो तो वहाँ पर एनर्जी का कितना बड़ा रोल होता है? क्योंकि मैंने देखा है आपको परफॉर्म करते हुए भी कि आप 2-1.5 घंटा नॉन स्टॉप नाचते हो, पूरा स्वेट हो जाते हो, पूरा भीगते, फिर भी आप रुकते नहीं हो। पब्लिक को बोलना पड़ता है भाई मजा आ गया, अब टाइम और अलाउ नहीं है। अदरवाइज आप नहीं रुकते हो, आप नहीं बोलते हो कि भैया हम इतना ही गाएंगे। करेक्ट। तो वो एनर्जी, वो स्रोत कहाँ है? वो मतलब वो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी का एक बहुत बड़ा रोल है, ये तो जो है कि मेडिटेशन एक बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, अपने अंदर में आप जब एनर्जी लेके आते हो ना, तो वो एनर्जी जब स्टेज में उतरता है, वो लोगों के अंदर से एनर्जी भर जाते हैं। ओके, अगर आप खुद ही लो हो जाओ तो लोगों के अंदर भी वो लो एनर्जी फील होता है। ये सारे एनर्जी का ही गेम है। और हम लोग जो परफॉर्मर है ना, जब आप स्टेज में जाते हो तो मुझे पहले से ही जब स्टेज में जाके मैं ऑडियंस को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि आज का शो कमाल का होगा, बहुत मज़ा आएगा आज के शो में। वो जो सोच है, वो सोच को लेकर मैं गाना या परफॉर्म करना शुरू करता हूँ और धीरे धीरे देखता हूँ कि हाँ, लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। और ये जो ऑरा, जो एनर्जी जो बोलते हैं, अगर आपको भी मालूम है खुद, क्योंकि आप हीलिंग्स में हो, तो इसका बहुत बड़ा रोल होते हैं एनर्जी के, सारे एनर्जी का ही जो खेल होते हैं। थ्रू मेडिटेशन, थ्रू एक्सरसाइज आप इसको एनहेंस कर सकते हो। तो आपके अंदर जितने एनर्जी होंगे, आप लोगों में उतने एनर्जी आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो ये जो गुरुज जी जितने सारे होते हैं ना, हम लोग जिसको देखते हैं, चाहे रविशंकर जी बोलिए, जो भी जितने सारे अच्छे अच्छे गुरुज हैं, वो जब आते हैं इतने लाखों लोग क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं। बात वही है, सारे उनके ऑरा, उनके एनर्जी का ही खेल है। वो जब आते हैं तो लोगों को ना, लोग खींच जाते हैं उसमें, तो वो चीज़ होते हैं। तो हमेशा वही होना चाहिए, जब आप स्टेज में उतरो, हाई एनर्जी लेकर उतरो, तो वो एनर्जी लोगों में बिल्कुल आ जाएगा और लोग आपसे जुड़ जाएंगे। ये तो होना ही है, या तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अभिषेक आपने कि भाई एक फिजिकल फिटनेस पे अपने बहुत ध्यान रखो, चाहे कोई इसी प्रोफेशन में हो, खासकर अगर आप एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फिजिकल फिटनेस प्लस मेडिटेशन। करेक्ट, राइट। सो अभिषेक, हम ये जानना चाहते हैं कि रोज़मर्रा में आपकी एक्टिविटीज़ क्या रहती है? जैसे मान लीजिए जिस समय शोज़ नहीं हैं तो आप क्या अपने आप को प्रिपेयर करते हो या क्या एक्स्ट्रा क्या करते हो उस समय आप? मैं काफ़ी सारे एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। और कम्युनिटी सर्विस करने का कोशिश करता हूँ। मैं हाल ही में एक एनजीओ प्रोजेक्ट में मैं हूँ, जहाँ पे बच्चों के एडुकेशंस को लेकर ये एनजीओ काम करते हैं। ठीक है। और इन लोगों का एक प्रोजेक्ट है SEL प्रोजेक्ट। ओके। सोशियो इमोशनल लर्निंग। ओके। ठीक है। ये प्रोजेक्ट में क्या होते हैं कि थ्रू म्यूज़िक बच्चों के सोशियो इमोशनल जो सारे चीज़ होते हैं उसको एनहांस करना और उसको मतलब डेली लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। ओके, सो बेसिकली म्यूजिक थेरेपी काइंड ऑफ, यू आर सेइंग। करेक्ट, म्यूजिक थेरेपी। और अभी ना ऑल ओवर वर्ल्ड में म्यूजिक थेरेपी के ऊपर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट और काम चल रहा है, क्योंकि ये साउंड थेरेपी जो होते हैं ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। ओके। और बच्चों में क्या है कि बच्चों में म्यूज़िक बहुत इफेक्ट करता है। ये लोग पढ़ाई से ज़्यादा ये लोग खेलना कूदना और म्यूज़िक में ये लोग बहुत इंटरेस्टेड है। तो जब भी मैं उन लोगों को साथ लेकर काम करता हूँ या उन लोग के साथ जाके ये प्रोजेक्ट में मैं जब काम करता हूँ, इतना सुकून मिलता है ना पीजे कि बहुत अच्छा लगता है जब उन लोग के खुशी, वो चेहरे, मतलब वो जो हंसी। और ख़ास करके ये सब जो बच्चे होते हैं, ये लोग बहुत ही अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, एकदम गरीब फैमिली से ये लोग आते हैं, बट उन लोगों के अंदर बहुत कुछ करने की चाहत होते हैं। ओके। बहुत काफ़ी बच्चे तो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, तो बट इन लोगों को कभी भी मौका नहीं मिलता वो चीज़। अभी उन लोग के अंदर बहुत गुस्सा, बहुत कुछ भरे रहते हैं, क्योंकि अपने डेली लाइफ फैमिली में वो लोग इतने सब कुछ झेलते हैं ना कि उनके दिमाग में, उनके मन में बहुत कुछ ऐसे गुस्सा भरे रहते हैं। तो थ्रू म्यूज़िक ना हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को हम लोग हील करते हैं। राइट। और इन लोग का जो इमोशनल या सोशियो इमोशनल जो लर्निंग है, तो हम लोग इसको और भी अच्छे से
आगे ले जाते हैं। ओके, तो तो ये बेसिकली तो एग्जैक्टली करते क्या हो वहाँ? आप क्या जाके उनको गाना वाना सिखाते हो कि आप उनको एंटरटेन करते हो, या किस प्रकार से हील करते हो आप? नहीं, इसका एक अलग सा कोर्स है और ये जो मतलब टेक्निक्स है, हाँ हाँ। थ्रू टेक्निक्स हम लोग को इस चीज़ को करना होता है। सिर्फ गाना सिखाना नहीं होता है, बेसिक म्यूज़िक को लेकर म्यूज़िक थेरेपी हम लोग उसमें करते हैं। और वो चीज़ को कैसे वो लोग अपने डेली लाइफ में जितने सारे प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस कैसे किया जाएगा, वो इसके थ्रू से वो लोग सीखते हैं। वाह। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हम लोग का एक कोर्स में एक है मूड मीटर बोल के, ओके। एक चैप्टर है। मूड मीटर में क्या है, 4 अलग अलग कलर्स में वो लोग अपने जो इमोशंस है उसको पहचानते हैं, जैसे रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। ओके तो कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो तो उसमें आप रेड को पहचानोगे। ओके। अगर आप गुस्सा हो बट अंदर ही अंदर आप गुस्सा हो, ज़्यादा उसको दिखा नहीं रहा है, तो उसमें ब्लू है। अगर आप बहुत खुश हो और वो दिख रहा है लोगों को तो वो येलो है। ओके। और अगर आप खुश हो बट आप शांत हो तो वो ग्रीन है। ओके। अभी ये कलर जब उसके मन में ये जो आ जाएगा ना, तो वो कलर के थ्रू से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। ओके। जब अपने आप बहुत गुस्सा हो गए, अब फैमिली के अंदर हो, कुछ बात से आप बहुत गुस्सा हो गए, तो वो कलर को आप हटा के उसमें ब्लू लेके आओ, या उसमें आप ग्रीन लेके आओ, कि गुस्सा को आप शांत करने का आपको आपके अंदर वो क्षमता आ जाता है। ओके। वो कंट्रोल आपके अंदर आ जाता है। तो वो सब चीज़ ना इसमें ये पार्ट है, या काफी डीप है, बहुत डीप है। बहुत इंटरेस्टिंग। ऐसे नहीं कि हम जाए उसको गाना सिखाए, गाना गाए, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, बट उसके बाद भी क्या होता है कि आफ्टर ऑल आई एम ए सिंगर, वो लोग सब जानते हैं, मुझे टीवी में देखते हैं तो बोलते हैं कि भैया प्लीज लास्ट में एक गाना सुनाओ। और जब मैं गाना गाता हूँ मेरे साथ वो लोग सब गाते हैं, यहाँ से झूमते, तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाते हैं। तो आपको भी बहुत मजा आता होगा इसमें? तो बहुत मजा आता है। और मुझे क्या लगता है कि हम हर एक को ना, जितने सारे हम आर्टिस्ट हो या जो भी प्रोफेशंस में हो, कम्युनिटी सर्विस करना चाहिए। क्योंकि भगवान आपको भेजा है यहाँ पे दुनिया में, ये सिर्फ खुद के कमाई के लिए खुद कमाना ऐसा नहीं है। आपके थ्रू से किसी का भला हो, वो भी होना चाहिए। तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे तो आप ज़्यादा दूर नहीं जाओगे। अगर आप दूसरे के बारे में सोचोगे तो भगवान आपको देगा। ये तो मेरा बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैंने एक फिल्म में भी बड़े इस पहली बात को ना बड़े अच्छे से दिखाया था। महेश बाबू की फिल्म थी, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो बंदा होता है गाँव से आता है, तो वो बोलता है कि तुम्हें वो शक्ति है, तो वो मानता नहीं उस बात को। तो बोलता है ठीक है तुम पैसे मांग के देखो, तो वो अपने लिए पैसे मांगता है तो कोई देता नहीं, बोला अपने लिए दूसरों के लिए मांग के देखो। तो वो बोलता है कि भाई वो आदमी भूखा है, 100 रुपये देना, तो आदमी 1000 का नोट निकाल के देता है उसको। तो ये बहुत छोटे स्वरूप में दिखाया गया कि जब आप दूसरों के लिए वो चीज मांगते हो बस, तो कुदरत आप जो मांग रहे हो उससे ज्यादा देती है। कुदरत देखेगा कि आपके थ्रू से दूसरे का भला हो रहा है, तो कुदरत आपको जरिया बनाएगा, आपको मिले ताकि आपके थ्रू से दूसरे को मिल जाए। राइट, आई गॉट इट। बहुत बार। सो ये आप महीने में कितनी बार करते हो? मतलब ये एनजीओ वाला जो वर्क है, ये आप रेगुलर करते हो कि किस प्रकार से करना चाहिए? या नहीं, इसका भी एक टाइमिंग होता है हर एक जगह पे। जैसे ये जो प्रोजेक्ट अभी मैं कर रहा हूँ, ये तीनों सेंटर में मैं इन्वॉल्व हूँ। इसके लिए मैं बंगाल का म्यूजिक सुपरवाइजर हूँ, और तीनों सेंटर में जाके मुझे काम करना पड़ता है। एक है कलकत्ता में, एक बीरभूम में, बोलपुर में, और एक है मुर्शिदाबाद में। तीनों जगह पे उन लोग का स्कूल है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो हर एक सेंटर में मुझे 2 बार 3 बार जाके विजिट करना होता है। या वेरी नाइस। ओके, सो अभी जैसे एक चीज़ और बताइए अभिषेक, कि आप जैसे पिछले साल भी दुर्गा पूजा में आप जो है यूएस गए थे और वहाँ पे जाके आपने इवेंट किया था। इस साल भी शायद आप जा रहे हो, है ना? तो इस बार का कोई उसका एक्सपीरियंस पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे बहुत सारे कलाकार हैं जो जानना चाहते हैं कि भाई पूजा के टाइम पे, खासकर बंगाल से बहुत सारे कलाकार यूएस में जाके करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो जो परिवेश कैसा होता है वहाँ पर, कैसा माहौल होता है, या एज अ सिंगर आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस होता है, या क्या लर्निंग्स होती है वहाँ पर? एक बात है कि जब आप अपने देश को छोड़ के दूसरे देश जा रहे हैं, तो और जहाँ पे आपके कम्युनिटी के लोग ही हैं, मतलब बंगालीज, हम लोग बीइंग बंगाली, वहाँ पे जब आप जाते हो ना, तो दुर्गा पूजा में वो लोग ना सारे जो एनआरआईज होते हैं ना, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं दुर्गा पूजा को लेकर, बिगेस्ट फेस्टिवल। और उसमें ना वो लोग, हम लोग यहाँ पे जो कल्चर करते हैं उससे ज़्यादा वो लोग वहाँ पे कल्चरली इन्वॉल्व हो जाते हैं। और आप जब वहाँ पे जाओगे ना, आप उन लोगों के अंदर जब ये करोगे, परफॉर्म करोगे जाके, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कलकत्ता के बाहर हो।
हाँ, एक तो है कि जब यूएस में आप जाओगे तो वो तो एक जगह का ही अलग है, एक वाइब्स है उसके। करेक्ट। बट वो जो कम्युनिटी के अंदर आप जाओगे, सारे उन लोगों का अटायर जो होते हैं, धोती पंजाबी, साड़ी, फिर ढाक जो एकदम प्रॉपर ढाक जो होते हैं, तो ढाकी वहाँ से कलकत्ता से ही जाते हैं, मतलब बंगाल से जाते हैं। फिर दुर्गा पूजा, अंजलि, प्रसाद, एवरीथिंग, मतलब जो भी है सारे सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहले जब मेरे पास ये आया था यूएस का टूर की बात, बहुत सारे लोगों का सपना होता है यूएस में जाके परफॉर्म करना बंगाली कम्युनिटी में। तो मैं वही सोच रहा था कि कलकत्ता की पूजा बहुत मिस करूँगा मैं। बट वहाँ पे जब गया मैं, जगह पे जाके इतना अच्छा लगा। और वहाँ पे लोग, बोलिए वहाँ पे लोग कलकत्ता के आर्टिस्ट के लिए ना मरते हैं, मतलब बंगाली आर्टिस्ट को सुनने के लिए ना वो लोग मतलब पूरे साल से इंतजार करते हैं, वो लोग इंतजार करते हैं पूरे साल भर तक। ये सबसे अच्छी बात ये बताइए अभिषेक कि वहाँ पे भी, मतलब यूएस में रह के भी लोग किस प्रकार से अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उसको निभा रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मिस करते हैं ना वो लोग। तो जब ये आते हैं ये चीज़, तो वो बहुत, मतलब जितना हो सकता है ये लोग करने का एंजॉय करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, तो मतलब उनका एक्सपीरियंस जो है, जो आपने कहा कि वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं चीज़ों को और अपने कल्चर को और ज़्यादा निभाते हैं, राइट। तो आपको एक आउट ऑफ द टॉपिक ही एक तरह से देखा जाए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ के बंगालीज हैं और जो यूएस के बंगालीज हैं, तो दोनों में आपने क्या फ़र्क देखा? एक तो फर्क है कि देखो, आप यहाँ पे पूरे साल भर जब रहोगे तो बंगाली कम्युनिटी के अंदर या उनके कल्चर के अंदर, तो अलग से आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, कि वो ऑलरेडी वो पे उसमें आप उस माहौल में ही हो रहा है। बट जब आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे जितने सारे लोग हैं, या तो एनआरआई जो दे आर बिग शॉट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत पैसे उन लोग के पास, बिलियनियर या तो उसके जब आप घर जाओगे तो आप देखोगे कि कैसे बंगलों में रहते हैं। बट जब पूजा पेंडल में आप जब आ जाओगे ना, पंडाल के अंदर, वो कम्युनिटी के अंदर, वो लोग ऐसे घुल जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो लोग इतने मतलब बिलियनियर या तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या कुछ भी है। एकदम खोए हुए रहते हैं, भाग के ताल से वो लोग ये धुनुची नाच करते हैं, मतलब जो सब है कम्युनिटी में, जो अपने, तो ये सब बहुत मजा आ जाएगा आपको देख करके। कुछ अलग आपको, मतलब इतना अच्छा कल्चर, हाँ वो वाइब्रेशन आपको फील होने लगता है। और यूएस जैसे जगह पे, जहाँ पे हर वक्त हर जगह पे आपको वाइट ही वाइट नजर आ रहा है, गोरे सब लोग घूम रहे हैं, उसके अंदर बंगाली लोग ऐसे बोलो दुर्गा माँ की जय, तो वो अलग ही एक मजा आ जाता है। या। हम थोड़ा सा ना अभिषेक आपके चाइना के एक्सपीरियंस के बारे में भी जानना चाहते हैं। आप रेगुलर चाइना भी जाते हो और एक महीने वहाँ रहकर आते हो, वहाँ पे परफॉर्म करते हो। करेक्ट। तो वहाँ किस प्रकार से, मतलब वहाँ पे इंडियन कल्चर को कितना पसंद कर रहे हैं या कैसे परफॉर्मेंसेस होते हैं? चाइना में मैं कंटिन्यू 3 साल कंटिन्यू गया। और हम लोग जो शो पे हम लोग गए थे वहाँ पे, वो चाइनीज़ फेस्टिवल रहता है उस टाइम। चाइनीज़ फेस्टिवल 1 महीने तक चलता है और हर एक कंट्री से, ऑल ओवर वर्ल्ड के हर एक कंट्री से लोग वहाँ पे आते हैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये वहाँ का गवर्नमेंट का शो है, चाइनीज़ गवर्नमेंट का शो। तो एक टीम रहता है जो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर देखते हैं, मतलब उनके सारे सब कुछ वही लोग मैनेज करते हैं। बट वो लोग चाइनीज़ ही है, लेकिन ठीक है। हम लोग जब इंडिया से गए थे तो 100 years ऑफ इंडियन सिनेमा को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। वाह। तो उसमें क्या हुआ था, एकदम राज कपूर के ज़माने से शुरू करके इस ज़माने के से शाहरुख खान से लेकर एकदम नए ज़माने तक के शाहिद कपूर, सब कुछ, तो पूरा 100 years ऑफ इंडियन सिनेमा को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। एंड यू बिलीव विजय के वो लोग, मैंने बाहर में जाके देखा, राज कपूर जी, मिठुन दा और शाहरुख खान, ये तीनों का डाई हार्ट फैन है, मतलब बहुत बहुत बड़ा फैन है। मैं जब वहाँ पे गाना गा रहा था, वो लोग अपना लैंग्वेज नहीं समझ रहे थे, बट बोलते ना कि म्यूजिक का कोई लैंग्वेज नहीं होता है। तो आवारा हूँ ये गाना मैंने गाया, पूरा गाना गा रहा था, बट ये जब आवारा हूँ, जब ये वर्ड आ रहे, वो लोग मेरे साथ गा रहे हैं ऐसे, आवारा हूँ ऐसे गा रहे हैं। वो जो सुन के जब मजा आया ना, वो जो लगा ना, वो एक्सपीरियंस था, क्या बोलूं मैं आपको, बहुत अच्छा लगा। फिर मिठुन दा के जिमी जिमी आजा, आई एम ए डिस्को डांसर, ये लोग ये रिदम या ये सुर उनके अंदर भरे हुआ है। वो लोग इतना कनेक्ट कर रहे हैं ना जब हम लोग ये गाना गा रहे हैं, बहुत, मतलब बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट एक्सपीरियंस बहुत। जैसे हम लोग भी यहाँ पे ब्रूस ली, जैकी चैन के बहुत बड़े फैन हैं, तो वैसे वहाँ पे भी ऐसे है कि इंडियन हीरोज, इंडियन
सिंगर्स को वो लोग पसंद करते हैं। या देखिए क्या होता है ना कि मीडिया के जरिए ना हमें आधे से ज्यादा चीजें तो गलत दिखाई जाती है ना, कि वो तो होते ही हैं, वहाँ के लोग पसंद नहीं करते इंडियंस को या इंडियन पसंद नहीं करते। तो क्या होता है कि लाइव एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि भाई सच्चाई कुछ और है। हम लोग जब गए थे तो पहले हम लोग भी बहुत डर से गए थे कि क्या कैसा क्या ये होगा, क्या सलूक होगा, बट वहाँ पे जाके कुछ लगा ही नहीं। और वो लोग इतने रिस्पेक्ट कर रहे थे हम लोगों को। परफॉर्मेंस के टाइम में हम लोग जब नीचे उतर के पब्लिक के सामने जा रहे थे, वो लोग हमारे साथ आके डांस कर रहे हैं। सोचो, पंजाबी गाना तुरुप तुरुप धुन तुरुप तुरुप, वो लोग भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम लोग के साथ। तो क्या मजा आ गया बोल। अब उस टाइम आपको लगेगा कि नहीं, चाइना इंडिया इतना उन लोग के लिए इतना झमेला होता है, तो लगेगा ही नहीं। वो अलग बात है। और जब आम लोगों के अंदर आप आ जाओगे ना, आम लोग अलग ही है। हाँ बिल्कुल, उन लोगों में कोई झमेला कोई, उन लोग केवल प्रेम, सद्भावना, अपनापन यही पसंद है। और जो भी है डिप्लोमेट्स अंदर, उसके अंदर जो वो अलग बात है। बट एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर जब वहाँ पे गए और कल्चरली हम लोग जब एक्सचेंज कर रहे थे कल्चर को, तो बहुत अलग चीज़, बहुत अच्छा लगा। और एक बात बहुत अच्छा हुआ, मैं वहाँ पे एक चाइनीज गाना भी गाया था। ओ अच्छा, ओके। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चीज़ हो गया। वहाँ पे जितने सारे मीडिया से लेकर लोग, ऑर्गेनाइजर्स, सब लोग आके इतना प्रेज किए, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज वेरी टफ लैंग्वेज, इसको प्रोनाउंस करना बहुत ही टफ होता है। तो फिर आपने तो तैयारी कैसे की? मतलब क्योंकि देखिए कई लोग कहते हैं कि जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तो आपको सीख नहीं सकते हो, हालांकि भ्रम है, हम जानते हैं इस बात को। तो उस समय लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में सीखना और गाना गाना, ये किस प्रकार तैयारी कैसे की? ये वो जो लैंग्वेज है ना, मैं बहुत सुना था। ओके। सुन के ना मैं आईना के सामने वो बोलने का कोशिश करता था, ठीक है, कैसे क्या होता है। और एक बात हमारे गुरुजी भी कहते थे कि ये जो संगीत है ना, ये इसके लिए कान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जितना सुनोगे उतना उस चीज़ का आपका अंदर में बैठ जाएगा। तो बहुत बार सुना वो गाना, बहुत बार मैंने सुना चाइनीज़ जो गाना है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन से कैसे वो लोग प्रोनाउंस कर रहे थे, मैंने लिख के वो चीज़ को अपने अंदर में वो चीज़ लिया। और वहाँ पे जाके मैंने क्या वहाँ पे अपना जो ऑर्गेनाइजर्स टीम के एक बंदा था, ठीक है, तो वो बंदा, उसका उम्र 60-65 की उम्र में वो है। ओके। उसको मैंने बोला कि कैन यू प्लीज टीच मी हाउ टू सिंग, हाउ टू प्रोनाउंस। व्हाई नॉट, श्योर व्हाई नॉट। तो वो आके वो जो थोड़ा बहुत मेरा जो प्रॉब्लम था, उसने वो चीज रेक्टिफाई कर दिया। तो वो मेरा बहुत काम आया यार। तो जब मैं गाया स्टेज से जब उतरा पहले आके, तो वो आके मुझे ऐसे करके पूरा पकड़ के बोला, यू आर फैंटास्टिक, यू आर अमेजिंग। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज। सो दे स्पीक इंग्लिश आल्सो चाइना में? बहुत कम, रेयरली। हमारे मतलब वहाँ पे जाके ये चीज़ बहुत टफ हो गया था हम लोग का, कि कम्युनिकेट करना लोगों से। हाँ, हमेशा गूगल ट्रांसलेट हाथ में लेकर घूमना पड़ता था ऐसे ऐसे करके। कुछ जगह पे खाना भी खाना होगा तो फिर वो भी गूगल ट्रांसलेट में सुनने में ऐसे खाने के लिए बहुत दिक्कत हो गया था वहाँ पे। ओके, तो ये चीज़। अभी क्या हम एक लाइन सुन सकते हैं चाइनीज में गाना जो आपने गाया था? पॉसिबल? अभी तो भूल गया उस टाइम, बट ऐसे कुछ था, वाह ये दो शर्मा ये इस टाइप का। उन लोगों का अलग से ट्यून होता है, जिसमें वो लोग ऐसे करके इस प्रकार से गाते हैं। तो शब्द कम है लेकिन उसमें आलाप का एक अलग मिक्सचर फील हो रहा है। लेकिन फिर बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो देखिए दोस्तों, अभिषेक ने बहुत ही अच्छी बात कही बातों में, कि हमारे कान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जिस प्रकार के लैंग्वेज को रोजमर्रा में सुन रहे हो, या जैसा आप रील्स या जैसे स्टोरीज आप देख रहे हो, सुन रहे हो, वैसा ही हमारा दिमाग बन जाता है। यानी कि किसी भी उम्र में आप कुछ भी सीख सकते हो, लेकिन उसका तरीका वही कि आप सुनते रहिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए मिरर के सामने, जो अभिषेक ने भी किया। आपने देखा ना, इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं जब बच्चे मम्मी के पेट के अंदर रहते हैं, तो उस टाइम में भी मम्मी को अच्छा कुछ सुनना चाहिए। तो वो बच्चे में वो असर पड़ता है। तो सब उसका ही खेल, सब उसी का खेल, सारा खेल शब्दों का है, शब्दों का और कान का है। क्योंकि जब मैं अगर कहता हूँ हाथी, तो पहले हमने शब्द सुना, उसके बाद हाथी का पिक्चर आपके दिमाग में बना। अब मैंने कहा पिंक एलिफेंट, तो अब आपके दिमाग में पिंक एलिफेंट बन गया। लेकिन पहले हमने पिंक एलिफेंट सुना। एकदम। तो सुनना बहुत जरूरी दोस्तों, इसलिए साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू चूज योर सॉन्ग्स। ब्रह्म हम लोग कहते हैं, साउंड ब्रह्म होते हैं। करेक्ट। तो अपने गानों को भी जो आप रोज मतलब सुन रहे हो, आप क्या देख रहे हो, उसका चुनाव बहुत जरूरी है।
तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अभिषेक, बहुत मजा आया बात करके और इतना कुछ है ना कि एक एपिसोड में पूरा करना मुश्किल भी है। एग्जैक्टली, अभी तो बहुत कुछ किससे बाकी रहेगा कि हाँ। बट क्योंकि हम लोग जब शोज में जाते हैं तरह तरह के कंट्री में, तरह तरह के जगह पे, तो एक एक जगह के एक एक एक्सपीरियंस होते हैं। करेक्ट। वो कभी जब दूसरे बार मैं आऊंगा यहाँ पे, तो वो दूसरे एपिसोड में मैं जरूर कहूंगा। हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए एक मैसेज, खासकर जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जो एस्पायरिंग सिंगर है, जो सिंगर बनना चाहते हैं या सिंगिंग इंडस्ट्री में अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट, ऑब्वियसली आर्टिस्ट बनना बहुत बड़ी बात है और आपके अंदर वो हुनर पहला होना चाहिए और उसके लिए, उस हुनर को आगे ले जाने के लिए आपके अंदर वो प्रैक्टिस, डेडिकेशंस, वो चीज़ होना चाहिए। अपने काम करते जब बिल्कुल आप आगे जाओगे। और पहले लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन था कि म्यूज़िक, ठीक है म्यूज़िक तो है बट उसको ऑप्शंस के हिसाब से लोग लेते थे। बट आज के ज़माने में म्यूज़िक इज़ अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। आप अगर अच्छे से म्यूज़िक को करियर बनाना चाहते हो और अच्छे से इस चीज़ को सीखो। पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, गाना सीखना। ऐसे नहीं कि दो गाना गाए स्टेज में उतर गए, ऐसे नहीं, आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। अच्छे से आप सीखो उसको, डेडिकेशन के साथ सीखो, म्यूज़िक को आगे लेके जाओ, अच्छे गुरु के पास अपना म्यूज़िक को सीखो और डेफिनेटली आपका अच्छा ज़रूर होगा। और उसके साथ साथ मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये तो ज़रूरी है इस चीज़ को और भी आगे लेके जाने के लिए। तो देखा दोस्तों कि किस प्रकार से आप अभिषेक के हमारे पॉडकास्ट में आपने सीखा कि करियर बहुत बड़ा है और इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर। आप आराम से यहाँ पर अपने आप को ग्रो कर सकते हो। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभिषेक ने कही कि अपने फिजिक पर हमेशा काम करते रहिए और मेडिटेशन करिए, ताकि आपको मेंटल और बॉडी इन दोनों को अगर आपने मेंटेन किया, देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द पीजी शो। और हम अगले एपिसोड में और एक नए गेस्ट को लेकर आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और माइंडसेट के ऊपर हम बात करते हैं। सो दोस्तों, ये तो था हमारा एपिसोड और हम इसी प्रकार से हर एपिसोड में अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग सक्सेसफुल लोग, सेलिब्रिटीज, ऑथर, आर्टिस्ट इन्हें लेकर आते हैं ताकि वो अपनी जर्नी के जरिए आप सभी को इंस्पायर कर सकें और आपको नए रास्ते, नए राह दिखा सकें ताकि आप भी उनकी तरह बन सकें। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो दिल से उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी एक नई जानकारी ले सकें, नया कुछ सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।